आज हम सॉल्व करते हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी का 2022 का डेयरी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का पेपर, जो कि इसमें 50 पेपर होते हैं और ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। मतलब मल्टीपल चॉइसेस इसमें क्वेश्चंस होते हैं, 4 ऑप्शन होंगे और उसमें एक कोई अप्रोप्रिएट इसका आंसर होगा, उसको हम देखते हैं। और डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट्स क्या, बहुत सारे डेयरी मतलब दूध से संबंधित उत्पाद जो होते हैं उनके विषय में, उनकी टेक्नोलॉजी के विषय में ये पेपर है। तो सबसे पहले अगर हम इस पेपर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या है कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एनडीडीबी एंड आईडीसी। एनडीडीबी का मतलब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और आईडीसी का मतलब इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन। इनका जो फर्स्ट चेयरमैन था, जो फाउंडर चेयरमैन थे, वो कौन थे? तो वो थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है, जिनका जन्म हुआ था 1921 में और 2012 में इनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि इन विच ईयर वॉज एनडीडीबी इस्टेब्लिश, जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड था उसकी स्थापना कब हुई? तो उसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1965 को। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हु इज़ नोन एज मिल्क मैन ऑफ इंडिया। भारत का जो मिल्क मैन है उसे कौन, उसको मतलब क्या नाम है उनका? तो उसका नाम क्या है कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन ही हैं, जिनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है छेना निर्मित, ठीक है, छेना इज मैन्युफैक्चर्ड मिल्क प्रोडक्ट। तो छेना इज मैन्युफैक्चर्ड मिल्क प्रोडक्ट, इनमें से जितने भी ऑप्शन है उनमें से कौन सा छेना के द्वारा बनाया जाता है? तो इसमें कलाकंद है, मिल्क केक है, पेठा है और पैंटुआ। पैंटुआ क्या है? एक बंगाल की रेसिपी है, जो कि एक बंगाल में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रेसिपी है, जो सूजी, दूध, छेना और घी, चीनी से बनाई जाती है। तो क्या है? पैंटुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? मिल्क प्रोडक्ट मेड फ्रॉम खोआ। खोआ से कौन सा मिल्क प्रोडक्ट बनाया जाता है? तो इनमें से गुलाब जामुन, संदेश, चमचम और पैंटुआ। तो संदेश, चमचम और पैंटुआ ये सब क्या है? छेना निर्मित प्रोडक्ट हैं। और तो गुलाब जामुन क्या है? खोआ से निर्मित किया जाता है। इसमें खोआ की परसेंटेज भी डाली जाती है, किसमें? गुलाब जामुन में। तो अगला क्वेश्चन क्या है इसका कि हाउ डू यू प्रिपेयर रिकॉन्स्टिट्यूट मिल्क। तो इनमें जितने भी ऑप्शन है, जैसे होल मिल्क है, होल मिल्क पाउडर है, सेपरेटेड मिल्क है एंड स्किम मिल्क पाउडर है। तो इसमें क्या है कि स्किम जो मिल्क पाउडर है ये एक तरह से टोन्ड और डबल टोन्ड के बाद ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। सेपरेटेड दूध भी ऐसे ही होता है। इसके बाद मिल्क जो होल मिल्क पाउडर है उससे इस रिकॉन्स्टिट्यूटेड मिल्क का फॉर्मेशन किया जाता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि हाउ मच फैट एंड एसएनएफ इज फाउंड इन टोन्ड मिल्क। तो सबसे पहला क्या, टोन्ड मिल्क क्या होता है कि उसकी जो फैट की परसेंटेज है उसको हम कम करते हैं। उसकी क्या है कि रिफाइनिंग करते हैं, किसकी? फैट की। और अगर हम एसएनएफ की बात करें तो इसमें क्या है कि सॉलिड नॉन फैट्स, ऐसे सॉलिड पदार्थ जो कि जिनमें फैट नहीं होता है, तो उनमें किसमें हमें टोन्ड मिल्क में इसकी परसेंटेज बतानी है। तो फैट की अगर हम बात करें तो फैट टोन्ड का मतलब उसमें से जो फैट परसेंटेज है वो डिक्रीज किया जाता है, उसको रिफाइन किया जाता है, उसको कम किया जाता है। तो उसका परसेंटेज होता है 3 और जो एसएनएफ है वो 8.5% होता है इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें है विच मिल्क हैज़ द मोस्ट लैक्टोज परसेंटेज। ठीक है, ऐसा कौन सा जो मिल्क है इनमें से ऑप्शंस, जैसे होल मिल्क हो गया, टोन्ड मिल्क हो गया, ह्यूमन मिल्क हो गया और बफेलो मिल्क। तो इनमें से जो ह्यूमन मिल्क है इसमें सबसे अधिक लैक्टोज की परसेंटेज पाई जाती है, लगभग 20.8 ग्राम पर 100 ml या 100 ग्राम मिल्क में इसमें इतनी परसेंटेज लैक्टोज की पाई जाती है। इसके बाद हाउ मच फैट एंड एसएनएफ इन फाउंड इन रिकम्बाइंड मिल्क। तो इसमें क्या है कि 3 and 8.5% एसएनएफ और 3% इसमें फैट पाया जाता है। इसके बाद हाउ मच फैट एंड एसएनएफ इज फाउंड इन डबल टोन्ड मिल्क। जो डबल टोन्ड, एक तो टोन्ड मिल्क होता है, टोन्ड का दोबारा जब उसको टोनिंग की जाती है तो उसके बाद डबल टोन्ड उसको बोलते हैं। और उसमें क्या है कि फैट को और रिफाइन किया जाता है, फैट परसेंटेज को और कम कर दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5 and 9%। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाए हाउ मच फैट एंड एसएनएफ इज फाउंड इन द स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क। तो इसमें 4.5 and 8.5% फैट और एसएनएफ पाया जाता है। एसएनएफ की फुल फॉर्म क्या थी कि सॉलिड नॉन फैट, ऐसे सॉलिड पदार्थ जो कि दूध में पाए जाते हैं और जिनमें फैट नहीं होता है, मतलब फैट फ्री सॉलिड्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम मेकिंग छेना देयर शुड बी ए रेशियो ऑफ फैट एंड एसएनएफ। जो छेना बनाने की जो रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए फैट और एसएनएफ की? 1:2 के रेशियो में।
इसके बाद अगला क्या है कि फॉर विच डिजीज़ द डॉक्टर रिकमेंड्स छेना। छेना खाने के लिए डॉक्टर कौन सी डिजीज़ में रिकमेंड कर देते हैं, तो वो क्या है, डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या है, छेने में कोई खास असर उसका नहीं पड़ता है। इसके बाद क्योंकि उसमें लैक्टोज शुगर पाई जाती है। इसके बाद क्या है, वो वाई डज द कलर ऑफ वे अपीयर ग्रीनिश ब्लू। तो ये क्या है कि राइबोफ्लेविन की वजह से इसका जो कलर है वो ग्रीनिश ब्लू पाया जाता है। वे क्या है, एक तरह की प्रोटीन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि विच बैक्टीरिया प्रोडक्ट्स मैक्सिमम एसिडिटी। तो इसमें क्या है कि स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस का इसका आंसर होगा। ऐसा कौन सा जीवाणु है जिसमें सबसे अधिक अम्लता प्राप्त होती है ऐसे फूड मटेरियल्स में, जिसमें एसिडिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है सबसे ज़्यादा, तो उसमें क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जो बैक्टीरिया वो सबसे अधिक एसिडिटी मतलब एसिडिफाई करता है फूड प्रोडक्ट्स को। इसके बाद अगला क्या है कि योगर्ट इज एन एशियंट फूड आइटम ऑफ विच कंट्री। तो बुल्गारिया हो जाएगा इसका आंसर। विच अगला क्वेश्चन क्या है कि विच मिनरल इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट। तो जितने भी किण्वित दूध हैं या जितने भी फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उसमें क्या क्या है कि उनकी जो परसेंटेज है इंक्रीज कर जाती। तो बहुत सारी विटामिन्स हैं और बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनकी परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है किसमें, फर्मेंटेड या किण्वित दूध के उत्पादों में। तो वो है कैल्शियम। इसका आंसर क्या हो, कैल्शियम और फॉस्फोरस। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो परसेंटेज ऑफ एसिडिटी इन गुड कर्ड, तो वो 0.65 से 0.75% की एसिडिटी वाला कर्ड अच्छा होता है। इसके बाद क्या, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन करिंग इन क्यूरिंग चीज़। चीज़ के लिए कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है इनमें से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, प्रोटोजोआ। अगर हम वायरस, फंगी और प्रोटोजोआ की बात करें तो ये डिजीज को कॉज करते हैं और इनका हमारे फूड प्रोडक्ट से स्पॉइलिंग में रोल होता है, जबकि बैक्टीरिया क्या है कि एनहेंस करता है कि इसके फ्लेवर्स को और उसके टेस्ट को। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा कि बैक्टीरिया। फिर अगला क्वेश्चन क्या, विच चीज़ हैज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फैट। तो बंडल्स जो चीज़ है इसमें सबसे ज़्यादा फैट की परसेंटेज होती है। और इसके बाद अगर हम चेदार चीज़ की बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। जितने भी छेना प्रोडक्ट्स होते हैं उन सभी में चेदार जो हमारा पनीर है उसमें यूज किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि विच वैरायटी ऑफ चीज़ इज़ मोस्ट लाइक्ड इन द वर्ल्ड। तो क्या हो जाएगा, चेदार। अभी हमने ऊपर बताया कि जो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होता है और छेना प्रोडक्ट्स में जो यूज किया जाता है वो चेदार पनीर ही यूज किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच फैट शुड बी इन खोआ अकॉर्डिंग टू PFA। तो PFA के अकॉर्डिंग जो खोआ है उसमें फैट की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए कम से कम, तो वो है 20%। अगर हम PFA की बात करें तो इसके फुल फॉर्म क्या होती है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। एक तरह का ये एक्ट है जो कि मिलावट की खाद्य पदार्थों में कितने पदार्थ किन किन चीज़ों की मिलावट करनी चाहिए और कितने अमाउंट में उसकी मिलावट करनी चाहिए। तो एक तरह का एक्ट था किसके, एडल्ट्रेशन से, किसके, फूड्स आइटम्स में एडल्ट्रेशन के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट टाइप ऑफ मिल्क प्रोडक्ट इज खोआ। खोआ किस तरह का दुग्ध पदार्थ है, तो क्या है, कोगुलेटेड। ठीक है, कोगुलेशन क्या होता है, जब उसको गर्म करके उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में कंडेंस हो जाते हैं, मिल जाते हैं और उसको कोगुलेशन प्रोसेस कहते हैं। तो ये कोगुलेशन क्या है, खोआ कोगुलेशन के द्वारा खोआ का निर्माण किया जाता है। इसके बाद अगला क्या है कि इफ़ यू मिक्स शुगर इन मिल्क एंड ड्राई इट कॉल्ड। अगर हम शुगर को मिल्क में मिला दें और उसको हम सुखाएं, मतलब इवोपरेट करें या कुछ और करें किसी प्रोसेस से उसको हम सुखाएं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी कि कंडेंस्ड मिल्क है ये। इसके बाद और इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि मिल्क विदाउट एडेड शुगर इज कॉल्ड। तो क्या है, इवोपरेटेड मिल्क, बाष्पित दूध इसको बोलेंगे। इसके बाद क्या है, मैक्सिमम मॉइस्चर परसेंटेज इन मिल्क पाउडर। जो मिल्क पाउडर होता है उसमें मॉइस्चर की कितनी अधिक से अधिक परसेंटेज होनी चाहिए, तो वो अधिक से अधिक कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद लीस्ट फैट कंटेंट इन होल मिल्क पाउडर। जो लीस्ट संपूर्ण जो दूध होता है, जो लीस्ट फैट कंटेंट इन होल मिल्क पाउडर, तो वो कितना होना चाहिए, 26% होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ मिल्क कैन बी स्टोर्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जिसको हम लंबे समय के लिए दूध या दूध के प्रोडक्ट को रख सकते हैं। तो क्या मिल्क पाउडर को हम सबसे अधिक
लंबे समय तक इसको स्टोर कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? मिल्क पाउडर। इसके बाद क्या? अकॉर्डिंग टू पीएफए, पीएफए का मतलब प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, the according to PFA the fat content in ice cream then 10% ice cream should contain total solids हैं आइसक्रीम में वो कितने होने चाहिए? 36% होने चाहिए। इसके बाद व्हाट इज़ द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ आइसक्रीम? तो इसका फैट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ शुगर लेवल इन आइसक्रीम? तो शुगर जो परसेंटेज है वो 15% से अधिक इसमें नहीं होनी चाहिए। इसके बाद योगर्ट इज सिमिलर टू विच मिल्क सबस्टेंस फाउंड इन इंडिया? तो योगर्ट जो है वो दही जैसा एक पदार्थ होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डू यू यूज़ द प्री स्टारिफिकेशन मेथड टू मेक? तो इनमें से कौन सा है जो कि प्री स्टारिफिकेशन के द्वारा बनाया जाता है? तो इसमें क्या है कि घी को हम प्री स्टारिफिकेशन मेथड के द्वारा बनाते हैं और ये एनडीआरआई ने सबसे पहले इसको डेवलप किया था। इसके बाद घी कंटेंस फैट कंटेंट, घी में कितना परसेंट फैट होता है? तो वो 99% इसमें फैट उपस्थित होता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो बटर ऑयल हैज है हाई फैट कंटेंट। ठीक है, बटर ऑयल में कितना फैट की परसेंटेज होती है? तो वो 99.9% होती है इसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या? वेयर वाज द प्री स्टारिफिकेशन मेथड डेवलप्ड? जो प्री स्टारिफिकेशन का मेथड था वो कहाँ पे डेवलप किया गया था? तो वो था एनडीआरआई करनाल, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। ठीक है, इसके बाद अगर हम आईआरआई की बात करते हो, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, आईबीआर है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली, सीडीआई सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ? लखनऊ में है, और एनडीआरआई करनाल नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लेवर डिफेक्ट्स फ्रॉम ओल्ड घी इज कॉल्ड रिनोवेशन। ठीक है, रिनोवेशन के मेथड के द्वारा हम कोई भी ओल्ड घी है, हमारा पुराना जो घी है, उसको हम दोबारा से रिनोवेशन के द्वारा सही करते हैं और इससे क्या है, जो हमारी जो फ्लेवरिंग है वो कम हो जाती है। इसके बाद अगला क्या क्वेश्चन होगा? विच स्कीम वाज प्रिपेयर्ड बाय द फर्स्ट सेंट्रल एग्रीकल्चर मार्केटिंग डेवलपमेंट इन 1937 अंडर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड ग्रेडिंग एक्ट? तो इसका मतलब क्या है कि जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं उस पर कौन सी क्वालिटी के लिए, ठीक है, उनकी क्वालिटी के लिए एग मार्क की आवश्यकता होती है। अगर हम आईएसआई की बात करें तो ये जितने भी औद्योगिक प्रोडक्ट हो गए, औद्योगिक उत्पाद हो गए, उसमें आईएसआई, और जितने भी कृषि से संबंधित उत्पाद हो गए उनमें एग मार्क इसकी क्वालिटी को शो करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच फैट शुड बी इन बटर अकॉर्डिंग टू पीएफए? पीएफए के अकॉर्डिंग बटर में कितना फैट की परसेंटेज होनी चाहिए? तो कम से कम 80% फैट की परसेंटेज होनी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि हाउ मच शुड द ओवर रन इन बटर? तो इसमें है क्या, 20 से 25% होना चाहिए इसका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन बटर? तो 16% से अधिक इसमें मॉइस्चर परसेंटेज नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगला क्या है कि व्हाट मेथड डू यू रिमूव क्रीम फ्रॉम मिल्क? जो हमारा दूध है, दूध से क्रीम को किस तरह से निकालते हैं? तो ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा, मेथड के द्वारा हम इसको निकालते हैं। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, जब क्रीम को निकालने की जो प्रोसेस है उसी को हम टोनिंग कहते हैं। तो टोनिंग और डबल टोनिंग क्या है कि इसमें जो क्रीम की परसेंटेज है, क्रीम का मतलब फैट, ठीक है, उस फैट को इसी क्रीम के माध्यम से निकाला जाता है। तो इसी को क्या, किसके माध्यम से निकालेंगे? ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के माध्यम से इसको हम निकालते हैं। उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण का नियम, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, अपकेंद्री बल है, उसके आधार पे, उसके प्रिंसिपल के आधार पे हम क्रीम को या फैट को निकालते हैं दूध से। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि विच विटामिन आर हाई इन फैट? तो विटामिन, ऐसे कौन से विटामिन है जो फैट जिनमें अधिक पाया जाता है? तो इसमें सबसे ज़्यादा आंसर सही क्या है? दो तरह की विटामिन होती है, एक वाटर सेलेबल विटामिन और दूसरी फैट सेलेबल विटामिन। अगर वाटर सेलेबल विटामिन की बात करें तो वो होता है बी कॉम्प्लेक्स और सी। अगर हम फैट सेलेबल विटामिन की बात करें तो वो क्या होगा? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अगर विटामिन ए की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। डी कैल्सीफेरॉल। ई क्या होता है? टोकोफेरॉल। और के नेफ्थोक्विनोन या फाइलोक्विनोन, मैनाक्विनोन जिसको बोलते हैं, K1 और K2। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि इन नेचुरल मेथड इन हाउ मैनी डेज गोज डज द क्रीम गेट कुक्ड इफ केप्ट एट 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड?
ठीक है। अगर हम किसी भी क्रीम को रख दें तो कितने दिन में वो पक जाएगी, ठीक है। मतलब पकने का मतलब बन जाएगी, तो वो गया है 2 डेज़, 2 दिन के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ए इसका आंसर सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि इन विच ईयर द एनडीआरआई वाज एस्टेब्लिश्ड। तो एनडीआरआई जो एस्टेब्लिश्ड हुई थी वो हुई थी 1955 में। ये इसको हम नामकरण एक तरह से क्या है, करनाल में इसको स्थापित किया गया था। इससे पहले भी इसकी हिस्ट्री है, जो कि पहले बेंगलोर में 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। 1923 के बाद 1936 में इसका नाम बदल गया था, इंपीरियल डेयरी अनुसंधान संस्थान हुआ था। इसके बाद इसको 1955 में क्या किया गया था कि करनाल, ठीक है, एनडीआरआई करनाल में शिफ्ट हो गई थी। फिर उसके बाद 1989 में इसको एज ए डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया, मतलब एक मानद विश्वविद्यालय के रूप में इसको स्वीकार किया गया। कब, 1989 में, 1989 में। और 1955 में इसको करनाल में इस्टेब्लिश किया गया था। और उससे पहले बेंगलोर में था, 1923 में बेंगलोर और इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उसके बाद इसका 1936 में इंपीरियल डेयरी अनुसंधान संस्थान के नाम से इसको जाना गया था। इसका आंसर क्या होगा, 1955। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि इन विच ईयर वाज द इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश्ड। जो आईडीसी है उसको कब इस्टेब्लिशमेंट मिला, तो वो मिला था 13 फरवरी 1970 को, 1970 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि वेयर द इंडियन डेयरी मैन जर्नल पब्लिश्ड फ्रॉम। तो ये नई दिल्ली से प्रकाशित होता है, पब्लिश्ड होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि विच एसिड इंक्रीजेज ऑन कुकिंग ऑफ क्रीम। अगर हम क्रीम को गर्म करते हैं, उसको पकाते हैं, तो कौन सा जो एसिड है, कौन सा हमारा प्रोडक्ट है, वो उसका फॉर्मेशन होगा। तो किसका होगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन इसमें होगा। इसके बाद थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, तो वो लैक्टिक एसिड के कारण ही जो क्रीम है वो खट्टापन आता है क्रीम में। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मिनरल साल्ट इन ह्यूमन मिल्क। तो ह्यूमन मिल्क में जो मिनरल साल्ट है वो कितनी परसेंटेज उसकी होती है, तो वो होती है 0.24% मिनरल साल्ट इसमें उपस्थित होते। तो इस तरह